वेलकम टू बी टेक्निकल। तो मैं डिस्कस कर रहा था UPPSC AE 2020 के क्वेश्चन पेपर, उसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन, उसका पेपर 1 का डिस्कस कर रहा था मैं। तो 25 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। तो आगे का क्वेश्चन देखता हूँ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि इन PERT एनालिसिस इफ द प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज निगेटिव द चांसेस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम इज। देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है वो निगेटिव हो रहा है तो उसके क्या चांसेस होते हैं कंप्लीशन के। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है। देखिए, मैं बताता हूँ। Z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं। तो इफ़ z इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 होता है तो हम कहते हैं कि 50% इसकी प्रोबेबिलिटी है कंप्लीशन की। तो अगर z ग्रेटर देन 0 है तो इट विल बी ग्रेटर देन 50% completion of probability, and if z is less than 0, so the probability of completion of project is less than 50%. So correct answer is A, less than 50%. ओके, क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि विच इज द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट वो क्या होते हैं? 0, और डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? 1। तो ये डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब अदर देन डायगोनल। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। तो ये अगर मैं 3/3 यानी 3x3 का मैट्रिक्स लिया हूँ तो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 1। तो 1 1 1। तो 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इसमें देखिए, इसमें ये 1 नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे सॉरी, ये 1 है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी नॉन डायगोनल ये 1 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए ये वाला 1 है तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके सारे डायगोनल एलिमेंट आप देखिए, ये 1 1 है, बाकी नॉन डायगोनल ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ओके, और ये भी 0 है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इंक्लूड्स। सर्विसिबिलिटी में क्या आता है? तो सर्विसिबिलिटी में आपको पता है लिमिट स्टेट के दो चीज़ होते हैं, दो क्राइटेरिया होता है। वन इज़ कॉल्ड एज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, एक को कहते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, है ना। अदर इज कॉल्ड एज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो सर्विसिबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा? डिफ्लेक्शन आएगा, यस करेक्ट है। रिपेरेबल डैमेज, और हाँ क्रैक ड्यू टू फैटिक। फैटिक के कारण अगर कुछ क्रैक आ रही है, डैमेज हो रही है, तो वो भी आएगा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। वाइब्रेशन इज ऑल्सो कम इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, एंड फायर इज ऑल्सो कम इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का 1 2 3 4 चारों जो है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या कह रहा है कि नेग्लेक्टिंग एक्सियल चेंजेज। एक्सियल चेंज को अगर मैं नेग्लेक्ट करूं इन लेंथ, डिटरमाइन द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम। तो इस तरह का फ्रेम है। अब इसका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी निकालना, हमको क्या निकालना है? के आई निकालना है। और ये कह रहा है कि जो एक्सियल में जो चेंजेज होगा, मतलब सीधे समझिए कि ये जो मेंबर है वो क्या है? एक्सियली इनएक्सटेंसिबल है। एक्सियली इनएक्सटेंसिबल है, एक्सियली इनएक्सटेंसिबल है। तो फिक्स पे क्या होता है? 0, है ना। फिक्स सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन, स्लोप सारा 0 होता है, तो इसका कोई भी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी नहीं होगी। तो के आई ए पे भी 0 होगा, बी पे भी 0 होगा, और सी पे भी 0 होगा। और इसमें देखिए ये भी एक्सटेंड नहीं करेगा, तो इसका जो एक्सियल एक्सटेंशन है वो 0 हो जाएगा, है ना। इसका भी एक्सियल एक्सटेंशन 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ एक मोमेंट आएगा, है ना। सिर्फ एक मोमेंट के कारण जो यहाँ पे के आई जनरेट होगा, मोमेंट के कारण क्या होगा? थीटा, एक थीटा यहाँ पे आएगा। तो सिर्फ इसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी क्या हो जाएगी? 1। तो ये तो आप ऐसे लॉजिक से देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1। अगर मैं इसको फार्मूले पे निकालूं तो फार्मूला क्या होता है?
आर ई माइनस, है ना, 3J माइनस आर ई, 3J माइनस आर ई। तो उस पर भी अगर आप पुट करके देखेंगे तो आपको ये निकल के आ जाएगा। देखिए 3 3 6 3 9, है ना। टोटल ज्वाइंट कितना है, 1 2 3 4, तो 4 3 12, 1 2 3 4, 12 माइनस 3 3 6 3 9, तो 3J माइनस और -2। देखिए 3J माइनस आर ई प्लस RR माइनस NR, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ज्वाइंट, ये फार्मूला होता है KI निकालने के, है ना, रिजिड स्ट्रक्चर के लिए। तो 3 इंटू ज्वाइंट कितना आपका, 1 2 3 4, तो इसको 3 इंटू 4 माइनस रिएक्शन 3 3 6 3 9, टोटल रिएक्शन 9 हो जाएगा। और RR तो 0 हो जाएगा, कोई भी इंटरनल हिंज है ही नहीं, है ना। तो RR 0 हो जाएगा, माइनस इनएक्सटेंसिबल है कि नहीं, हाँ है, तो दोनों मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, तो -2। तो कितना होगा ये, 12 माइनस 9 माइनस 2, तो 9 2 11, 12 माइनस 11 दैट इज 1। तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, इन अ स्टील स्ट्रक्चर द थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट इन ए कॉलम बेस इज डिटरमाइंड बाय। कॉलम बेस में जो कॉलम बेस का थिकनेस हम निकालते हैं तो उसका एक फार्मूला आपको दिया है, कोड में देखेंगे तो डायरेक्टली फार्मूला दिया हुआ है। तो ये कह रहा है वो किस पे डिपेंड करता है ना। द थिकनेस ऑफ बेस प्लेट ऑफ कॉलम बेस इज डिटरमाइंड फ्रॉम द, कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, तो उस फार्मूला से आपको पता चल जाएगा कि वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, प्लेट के फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56, for a linear elastic structural system minimization of potential energy yields। पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमाइजेशन करते हैं, मतलब ऐसे समझिए टोटल स्ट्रेन एनर्जी हमारा U है ना, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल U अपॉन डेल P इज इक्वल टू 0, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, डेल U बाई डेल P इज इक्वल टू 0, दैट इज मिनिमाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंपैटिबिलिटी कंडीशन। तो जब कभी भी आपको रिडंडेंट फाइंड आउट करना होता है, रिडंडेंट सपोर्ट, है ना, रिडंडेंट मेंबर, ये फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं, जिससे एक इक्वेशन हमको निकल के आता है, डेल यू अपन डेल पी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कहते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो जब कभी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में रिडंडेंट फाइंड करना होता है तो हम कंपैटिबिलिटी कंडीशन लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है कि लिस्ट मैच करना है ना, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करना है। पहला लिस्ट है बिल्डिंग लीज, है ना, बिल्डिंग लीज, ऑक्यूपेशनल लीज, सब लीज और लाइफ लीज। ये क्वेश्चन आपका वैल्यूएशन से पूछा गया है। किससे पूछा है, वैल्यूएशन से, ठीक है। जो एस्टिमेशन में का लास्ट पार्ट होता है दैट इज वैल्यूएशन, वहाँ से पूछा गया है। तो इसमें टर्म है जैसे बिल्डिंग लीज को कहते हैं कि द लीज होल्डर डज नॉट हैव राइट टू स्पेंड मनी ऑन कंस्ट्रक्शन, दैट इज द लीज। तो इसका 1 हो जाएगा, है ना। बिल्डिंग लीज का क्या हो जाएगा, द लीज होल्डर डज नॉट हैव राइट टू स्पेंड मनी ऑन कंस्ट्रक्शन, लीज होल्डर डज नॉट हैव राइट टू स्पेंड मनी ऑन कंस्ट्रक्शन। दूसरा है ऑक्यूपेशनल लीज। ऑक्यूपेशनल लीज क्या होता है, इसका भी 2 हो जाएगा, है ना। द लीज होल्डर कैन इरेक्ट ए बिल्डिंग, द लीज होल्डर कैन इरेक्ट ए बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल लीज। ऑक्यूपेशनल लीज को इसको कहेंगे कि जो लीज होल्डर होगा दैट कैन इरेक्ट ए बिल्डिंग, वो एक बिल्डिंग इरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 2। और तीसरा है सब लीज। सब लीज में सब लीज का क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही मैच क्या हुआ, इसका हो जाएगा 4। द लीज होल्डर में रेंडर लीज होल्ड प्रॉपर्टी, जो लीज होल्डर होगा वो रेंडर कर सकता है द लीज होल्ड प्रॉपर्टी को रेंडर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सब लीज, है ना। हमने किसी पे लीज लिया, हम किसी और को दे दिया, तो वो हो जाता है सब लीज, है ना। और चौथा है लाइफ लीज। लाइफ लीज मतलब ड्यूरेशन ऑफ लीज इज गिवन अंटिल डेथ, मतलब जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक आप उसको लीज पे दे रखे हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ लीज। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, 3, इसका हो जाएगा 4। सो 1 2 4 3, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 57, क्वेश्चन नंबर 57।
नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या कर रहा है, ये आईएलडी का क्वेश्चन है। देखिए आईएलडी का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सपोर्ट है ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे हिंज दिया हुआ है, इंटरनल हिंज है ना, और यहाँ पे एक सपोर्ट है आरसी, यानी सी पॉइंट है, वहाँ पे सपोर्ट है आरसी, ये बी पॉइंट पे इंटरनल हिंज है, बी पॉइंट पे हिंज दिया हुआ है इंटरनल, डी डी पे, हाँ डी पे एक, डी पे एक सपोर्ट है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट फ्री है, डी पे भी एक सपोर्ट है और ये वाला पॉइंट फ्री है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट होगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि क्या कर रहा है, द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर सपोर्ट रिएक्शन आरसी, आरसी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होगा फॉर द बीम शोन इन द फिगर। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आप आईएलडी का मैं एक वीडियो बना रखा हूँ स्पेशल आईएलडी पे, कि आईएलडी कैसे ड्रॉ करते हैं और कितने किस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं आईएलडी पे, उसको मैं डिस्कस कर रखा हूँ। तो आप स्पेशल सीरीज में जाके देख सकते हैं, है ना, क्वेश्चन सीरीज में, तो उसमें आपको आईएलडी पे क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाए। तो देखिए मैं बताता हूँ, आरसी निकालना है तो हम क्या करेंगे, आरसी पे यूनिट लोड से उसको ऊपर करेंगे, है ना। तो आरसी को मैं यहाँ यूनिट लोड से अगर ऊपर किया तो ये हिंज है बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट भी क्या होगा, यहाँ से बीम को खोल देंगे तो इसके साथ ये टोटल उठ के जाएगा, मतलब ये टोटल बीम यहाँ तक आएगा। तो ये 1 यूनिट से उठा तो ये उससे थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इस रॉड को ऊपर उठाऊंगा 1 यूनिट से तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये भी यहाँ तक जाएगा, और इस पॉइंट पे तो उठेगा नहीं, ठीक। तो ये कैसा चला जाएगा, इस तरह से, और ये फ्री एंड है तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे तो हिंज था तो ये मेंबर को मैं यहाँ से जोड़ दूंगा, ये वाला मेंबर है, यहाँ से काट दिया मैंने, ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, अब इस मेंबर को मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको डिस्टेंस ये दे रखा है कि ये है L/2, ये है L/2, यहाँ से यहाँ तक L है, यहाँ से यहाँ तक L है। तो अगर ये 1 है और ये आपका L/2 है, ये L है, ये L है, तो आप आराम से ये ऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो ये ऑर्डिनेट निकल के आएगा 1.5, आप सिमिलर ट्रायंगल रूल लगा के आप निकाल सकते हैं। तो ये ऑर्डिनेट आपको यहाँ से यहाँ तक जो ऑर्डिनेट होगा ये 1.5 मिल जाएगा, और ये ऑर्डिनेट आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी L है, ये भी L है, तो यहाँ 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला ऑर्डिनेट आपको निकालना है 1.5। तो आप अगर ऑप्शन से जाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, है ना, डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, ये क्वेश्चन है प्लास्टिक हिंज से, है ना। क्या कर रहा है कि ए प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम देखिए पहले होता कैसे है कि इसका एक एंड फिक्स्ड होता है, दूसरा सिंपली सपोर्टेड होता है, ओके। सो ए प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन एल, इसकी लेंथ है एल, इज कैरिंग ए वर्टिकल कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट मिड स्पैन, मतलब मिड स्पैन पे एक लोड एक्ट कर रहा है, सपोज वो लोड है पी, है ना, कोई भी मिड पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, वो लोड है पी, ओके। और तो ये कितना हो जाएगा L/2, और ये भी हो जाएगा L/2। तो अगर टोटल L है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2, और ये भी हो जाएगा L/2, मिड पॉइंट पे कर रहा है। तो अब इसका हम प्लास्टिक एनालिसिस निकालेंगे, तो क्या होगा, इसका इस तरह से डायग्राम बनेगा, ओके, इस तरह से डायग्राम बनेगा, और ये क्या दे रखा है, प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन इज MP, इसका प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी जो है वो MP दिया हुआ है। तो आपको निकालना है कि कोलैप्स लोड क्या होगा, तो कोलैप्स लोड निकालना है आपको WU या PU, कोलैप्स लोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक तो यहाँ पे आएगा MP, ओके, ये थीटा, ये डेल्टा, और ये क्या हो जाएगा, इधर से भी थीटा, इधर से भी थीटा, तो दिस इज थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा, और यहाँ पे भी एक MP आएगा, ठीक है। तो ये एंड सिंपली सपोर्टेड है, इस पर कोई MP फॉर्म नहीं होगा, तो एक MP यहाँ फॉर्म होगा, एक MP यहाँ पे। तो अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, टोटल वर्चुअल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एक्चुअल वर्क डन, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन इससे निकाल सकते हैं। तो दोनों को आप ये कर दीजिए, तो यहाँ पे लोड कितना एक्ट कर रहा था P, तो क्या हो जाएगा 1/2 P इंटू डेल्टा, एंड डेल्टा इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा MP थीटा प्लस थीटा, और आगे तो कुछ है नहीं, ठीक है, MP थीटा प्लस थीटा।
तो इधर डेल्टा की वैल्यू क्या रख देंगे, 1/2 पी इंटू डेल्टा इज इक्वल टू ये L/2 डिस्टेंस है ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू L/2 यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा अपॉन L/2, तो डेल्टा इज इक्वल टू L/2 थीटा, तो L/2 इंटू थीटा इज इक्वल टू, इसमें कॉमन ले लीजिए, MP को कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 2 थीटा प्लस थीटा यानी 3 MP थीटा, तो थीटा थीटा विल गेट कैंसल। तो यहाँ से अगर आप P की वैल्यू निकालेंगे तो P को हम क्या बोलेंगे, कोलैप्स लोड यानी PU, PU की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1/2 नहीं होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वर्चुअल वर्क डन निकालते हैं तो क्या होता है, ये फोर्स इंटू ये डिस्प्लेसमेंट P इंटू डेल्टा, तो 1/2 नहीं होगा यहाँ पे, P इंटू डेल्टा होगा, ओके, P इंटू डेल्टा, ओके। सो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6 MP अपॉन L, 6 MP अपॉन L, दिस इज द आंसर। तो आप ऑप्शन में जाएंगे तो आपको बी ऑप्शन जो होगा उसमें मिल जाएगा 6 MP अपॉन L, या फिर ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको डायरेक्ट भी याद रखना होता है, ठीक है। प्रॉप कैंटिलीवर में अगर पॉइंट लोड एक्ट करता है मिड पे तो उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, मतलब कोलैप्स लोड होती कितनी होगी, कोलैप्स लोड की वैल्यू 6 MP अपॉन L। क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है ए हॉरिजॉन्टल बीम इज सॉन बिलो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, हॉरिजॉन्टल बीम सॉन बिलो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ, हाँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का डिस्टेंस निकालना है आपको, वो कितना होगा। तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पे एक्ट कर रहा है 10 किलो न्यूटन का लोड, ओके, यहाँ पे पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है 0.5 मीटर पे, ओके। सो दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज 1.5 मीटर और ये पॉइंट है ए। तो आपको निकालना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितने डिस्टेंस पे होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैं एक्स कोई सेक्शन काट लिया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे कोई सेक्शन काट लिया, और अब हम मोमेंट निकालेंगे उसका। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो क्या करेंगे, तो देखिए आप सिंपली एक्स पे हम मोमेंट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू ये लोड दिया हुआ है, देखिए ये भी लोड दिया है कितना 16 किलो न्यूटन, 16 किलो न्यूटन का ये लोड दिया हुआ है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, एम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 16 इंटू इधर से टोटल कितना है 1.5, तो 1.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू इधर से आ जाएगा 10 इंटू 2 माइनस एक्स, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए मैं यहाँ फिर से बता दूँ उसको, दैट इज अगर हम एम एक्स निकालेंगे तो दोनों साइड से लेके देखिए, ये जाएगा क्लॉकवाइज, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, 16 वाला क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और 10 वाला क्लॉकवाइज घूमेगा। दो ही लोड है ना, एक 16 है, एक 16 है, एक 10 है। तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 1.5 है ना माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 1.5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो 10 इंटू देखिए 0.5 ऐसे कर दीजिए, 0.5 प्लस 1.5 माइनस एक्स, तो ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 0.666 मीटर, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो ऑब्वियसली बात है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर यहीं कहीं होगा, है ना, अगर ये पार्ट ओवरहैंग है, ये पार्ट ओवरहैंग है, तो यहीं कहीं पार्ट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज 0.66। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि रिवेट अंडर combined stress must be subjected to a limit as where tau v and sigma t the actual shear stress, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ रखा है, आपको कोड में मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज tau v अपन tau v f प्लस सिग्मा t अपन सिग्मा t f लेस देन इक्वल टू 1.4, है ना। तो ये फार्मूला है, आपको डायरेक्ट उसके कोड में ये फार्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 62,
एक्सकेवेशन वाज बीइंग कैरिड आउट फॉर अ फाउंडेशन ऑन प्लास्टिक क्ले, देखिए प्लास्टिक क्ले है, विथ अ यूनिट वेट ऑफ 22.5 किलो न्यूटन। यूनिट वेट दिया हुआ है आपको कितना, 22.5 किलो न्यूटन। गैमा की वैल्यू, ये क्या है, गैमा की वैल्यू है। फेल्योर अकर व्हेन अ डेप्थ ऑफ 8.10 मीटर, यानी एच की वैल्यू दी हुई है 8.10 मीटर वाज रीच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोहेजन इफ फाई इज इक्वल टू 0। फाई 0 है मतलब क्या है, फाई 0 है मतलब सेंड है ना, जबकि ये पूछा क्या है, बीइंग कैरिड आउट ऑफ ए फाउंडेशन प्लास्टिक क्ले, है ना, यहाँ प्लास्टिक क्ले है लेकिन फाई की वैल्यू 0 है ना। सॉरी, ऑब्वियस सी बात है, फाई की वैल्यू 0 है तो वो क्या होगा, क्ले। सॉरी फॉर दैट, कि अगर फाई 0 है तो वो सॉइल क्या होता है, क्ले, है ना। अगर सी 0 होता है तो वो सॉइल क्या होता है, सैंड। तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्लास्टिक क्ले दिए थे, इसकी फाई क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो आपको निकालना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोहेजन, कोहेजन की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हमें पता है डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक, डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक इज इक्वल टू 4c अपॉन रूट अंडर के ए, 4c अपॉन रूट अंडर के ए। आप देखिए यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रखा हूँ, 4c अपॉन रूट अंडर के ए, तो 4c बाय गैमा, 4c बाय गामा रूट अंडर के ए। अब यहाँ से डायरेक्टली पुट कर देंगे, देखिए 4c अपॉन गैमा, गैमा छूट गया था, 4c अपॉन गामा रूट अंडर के ए। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू सी की वैल्यू हमें निकालना है, ये दिया हुआ आपको 810 है ना, एच डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक ये दे रखा है 8.10, डिवाइडेड बाय गामा, गामा की वैल्यू 22.5 दिया हुआ है, इंटू के ए। अब फाई 0 है तो के ए की वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई। फाई 0 तो के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे सो इट विल कम 45.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 45.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 63। ये मैच द फॉलोइंग का है। तो लिस्ट 1 में लोड दिया हुआ है, लिस्ट 2 में कौन सा कोड यूज होता है उसके लिए है। तो आपको पता है पहले क्या आता है, डेड लोड, डेड लोड के बाद क्या आता है, इम्पोज लोड, इम्पोज लोड के बाद, इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड, इसके बाद क्या आएगा, डेड लोड, इम्पोज लोड, इसके बाद क्या आएगा, विंड लोड, है ना, फिर आता है स्नो लोड। तो ये सारे आपको IS 875 में दिया हुआ है। तो पहला ये हो जाए, ये हो जाएगा 875-1, ये हो जाएगा 875-2, ये हो जाएगा 875-3, ये हो जाएगा 875-4, है ना, 3 4। तो इस तरह से आप देखिए डेड लोड ये किस में आएगा, सबसे पहला होता है डेड लोड तो पार्ट 1 में, तो इसका ये हो जाएगा। इम्पोज लोड पार्ट 2, पार्ट 2 कहाँ है, इसमें आ जाएगा। विंड लोड पार्ट 3 इसमें आ जाएगा, ये इसमें। तो 4 3 2 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि द पॉइजन रेशियो फॉर सॉइल सैंपल 1, सॉइल सैंपल 1 एंड 2 आर μ1 और μ2, μ1 μ2 जो है पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, दो सॉइल सैंपल है, ठीक है, सॉइल 1 एंड सॉइल 2 दो दिया हुआ है। अगर उसकी रेशियो यानी μ1 μ2 इसकी रेशियो 1.5 है और 1 माइनस म्यू अपन 1 माइनस 2 μ2, 1 माइनस μ1 अपन 1 माइनस μ2 इसकी वैल्यू दिया 875, देन रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट फॉर सॉइल सैंपल 2। क्या कर रहा है कि रेस्ट में सपोज करो मैं KO1 बोल दिया सॉइल सैंपल 1 के लिए और KO2 बोल दिया सॉइल सैंपल 2 के लिए, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, है ना, रेस्ट अर्थ प्रेशर एट रेस्ट फॉर सॉइल सैंपल 1 दैट इज K1, द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट सॉइल सैंपल 2, तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा। ओके, तो देखिए इसको मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको μ1 बाय μ2 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, μ1 इज इक्वल टू 1.5 μ2, क्योंकि ये वैल्यू दिया है रेशियो 1.5,
तो इस इक्वेशन को मैं यूज करूँगा नेक्स्ट इक्वेशन जो दिया, यानी 1 माइनस म्यू वन अपन 1 माइनस म्यू टू इज इक्वल टू 0.875 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे म्यू वन की वैल्यू, तो 1 माइनस म्यू वन क्या हो जाएगा 1.5 म्यू टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टू इज इक्वल टू 0.875। और अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 माइनस 1.5 म्यू टू इज इक्वल टू 0.875 माइनस 0.875 म्यू टू, फिर इस साइड ले आएंगे म्यू टू को, उसको उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से आपको म्यू टू की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट विल बी 0.2। म्यू टू की वैल्यू निकल के आएगी 0.2, और उसको जब आप पुट करेंगे उसमें तो म्यू वन इज इक्वल टू 1.5 इंटू 0.2, तो इट विल बी 0.3, तो ये आपको 0.3 निकल के आएगा, है ना। तो जब म्यू वन म्यू टू दोनों वैल्यू हमको पता चल गया, और मैं जानता हूँ कि के नॉट यानी जब रेस्ट पर आता है स्क्वायर उसको बोलते हैं के नॉट, उसकी वैल्यू होती है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, तो के नॉट 1 मतलब म्यू वन अपन 1 माइनस म्यू वन, ओके, ये हो जाएगा। और के नॉट 2 इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन 1 माइनस म्यू टू, इन दोनों का रेशियो बोल रहा है, तो के नॉट 1 डिवाइडेड बाय के नॉट 2 इज इक्वल टू, देखिए इसका रेशियो ले लेंगे तो दैट इज म्यू वन अपॉन 1 माइनस म्यू वन, ऊपर चला जाएगा 1 माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू टू, नीचे आ जाएगा। अब म्यू वन बाय म्यू टू आपको पता है 1.5 और 1 माइनस म्यू वन, तो इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 1 माइनस म्यू टू कितना है 0.3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू वन कितना है 0.2, तो इसको जब आप डिराइव करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 1.714 समथिंग, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1.7143, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 64। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 65। इन द डिजाइन ऑफ, इसको इधर करें, इन द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग एनी मेंबर द लोड जनरेटेड ड्यू टू सेकेंडरी इफेक्ट्स इंक्लूड, सेकेंडरी इफेक्ट क्या इंक्लूड करता है, तो वो इंक्लूड करता है, देखिए ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड और एक्सपांसन फ्रॉम द टेम्परेचर, यस इसको इंक्लूड करता है सेकेंडरी इफेक्ट, है ना, ये आपको कोड में मिल जाएगा। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन फ्रॉम द टेम्परेचर, ड्यू टू डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, यस ये भी करेक्ट है, ड्यू टू डिफरेंशियल सेटलमेंट, ड्यू टू एक्सीडेंटल लोड, नहीं ये नहीं है ना, ड्यू टू इसेंट्रिक कनेक्शन, यस ये है, ड्यू टू इसेंट्रिक कनेक्शन, इसेंट्रिक कनेक्शन क्या है। और एक और इसमें पॉइंट है, दैट इज रिजिडिटी ऑफ जॉइंट्स डिफर फ्रॉम डिजाइन एजम्पशन, रिजिडिटी जो है वो डिफर करता है डिजाइन एजम्पशन से। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 1, 2 एंड 4। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सैंड है ना, फॉर सैंड यूनिफॉर्म, फॉर सैंड ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल। अब स्फेरिकल पार्टिकल अगर पैक किया गया है स्फेरिकल पार्टिकल से, तो द वाइड रेशियो ऑफ द लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट, तो अगर स्फेरिकल पार्टिकल दो होते हैं, एक क्यूबिकल होता है एक स्फेरिकल होता है, तो अगर स्फेरिकल की बात आए तो उस केस में लूजेस्ट स्टेट में मैक्सिमम वाइड रेशियो होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.9, है ना। तो ई लूजेस्ट स्टेट में, यानी ई लूजेस्ट स्टेट में कितना हो जाएगा 0.91, और डेंसेस्ट स्टेट में क्या हो जाएगा, है ना, लूजेस्ट में मैक्सिमम होता है तो ई मैक्स हो जाएगा 0.91, और डेंसेस्ट में मिनिमम होता है तो ई मिनिमम हो जाएगा 0.35। सो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, प्राइंग फोर्स, जहाँ भी प्राइंग फोर्स दिखे सबसे पहले आप ऑप्शन में ढूंढिए कि टेंशन कहाँ है, तो प्राइंग फोर्स क्या होता है, वो टेंसाइल फोर्स होता है। सो टेंशन फोर्स ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स, तो ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा कि टेंशन फोर्स ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स प्राइंग फोर्स, है ना। तो इसका डिटेल में अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बट प्राइंग फोर्स जहाँ भी दिखे दैट इज द टेंसाइल फोर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 68, द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन सीपेज वेलोसिटी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कॉल्ड, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहलाता है ना, तो आपको पता है दैट इज वी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो वी एस इज इक्वल टू क्या होता है के पी आई, और इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। क्वेश्चन नंबर 69, इन स्टील प्लेट विथ बोल्टेड कनेक्शन, स्टील प्लेट है बोल्टेड कनेक्शन है, द रप्चर ऑफ द नेट सेक्शन इज अ मोड ऑफ फेल्योर अंडर,
जब भी स्टील प्लेट में बोल्ट हमेशा किस में फेल होता है, टेंशन में। तो आपको ध्यान में रखना है कि मोड का बोल्ट जो फेल होगा उसका अगर रप्चर में फेल हो रहा है, नेट सेक्शन दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है ये सारी चीज़ें क्या शो करता है कि वो टेंशन में होगा, है ना, टेंशन मेंबर होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, ए 300 mm स्क्वायर, देखिए ये फुटिंग से क्वेश्चन है। 300 mm का स्क्वायर बेयरिंग प्लेट है, सेटल बाय 21 mm इन प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट में 300 mm का कितना सेटल हो रहा है, 300 mm स्क्वायर प्लेट है ना। तो इसका यानी बी ऑफ प्लेट दिया हुआ है 300 mm, सेटलमेंट ऑफ प्लेट दिया हुआ है 21। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑन ए कोहेजिव सॉइल में टेस्ट हो रहा है व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज 0.2, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है एक्चुअली। द सेटलमेंट ऑफ प्रोटोटाइप सैलो फुटिंग, अब सैलो फुटिंग की जो विड्थ है दैट इज बी एफ, विड्थ ऑफ फुटिंग, वो दिया हुआ है 1 मीटर यानी 1000 mm। ओके, तो अंडर द सेम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कंसिडर बोथ प्लेट फुटिंग प्लेस ऑन द सेम डेप्थ इज। तो अब क्या कह रहा है कि अगर वो प्रोटोटाइप प्लेट जो है उसी का प्रोटोटाइप सेलो फुटिंग का है जिसका विड्थ है 1 मीटर यानी 1000 mm, तो उसकी सेटलमेंट कितनी होगी। ओके, तो उसकी सेटलमेंट कैसे निकालेगा हम, दैट इज देखिए बी एफ यानी विड्थ ऑफ फुटिंग डिवाइडेड बाय बी पी इज इक्वल टू एस एफ डिवाइडेड बाय एस पी। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, हमको क्या चाहिए, एस एफ। तो बी एफ आपको दिया है कितना 1000, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए एस पी 21 डिवाइडेड बाय बी पी, प्लेट का कितना है थिकनेस 300, तो ये 2 0 खत्म, 7 21 10 70 70, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन 70 mm। द फ्लेंज स्प्लाइसेस इन प्लेट गर्डर इज प्रेफरेबली प्लेस्ड नियर, फ्लेंज स्प्लाइसेस कहाँ पे प्लेस्ड किया जाता है इन प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर में प्रेफरेबली कहाँ पे प्लेस करेंगे आप फ्लेंज स्प्लाइसेस को, तो ये प्लेस किया जाता है क्वार्टर स्पैन पे, कहाँ पे, क्वार्टर स्पैन सेक्शन पे, है ना, कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, क्वार्टर स्पैन सेक्शन पे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 72, इन ए ड्रेन ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट कंडक्टेड ऑन ड्राई सैंड, इन ए ड्रेन ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट कंडक्टेड और ड्राई सैंड पे कंडक्ट किया गया है, फेल्यूर अकर्ड व्हेन द डिविएटर स्टेज दिया हुआ है यानी सिग्मा डी की वैल्यू दी हुई आपको 218 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड कन्फाइनिंग प्रेशर, कन्फाइनिंग मतलब होता है सिग्मा थ्री दिया हुआ आपको कितना 61, सिग्मा थ्री कितना दिया है 61, है ना, ये है आपका सिग्मा थ्री दिया 61 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। द इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस एंड द इंक्लिनेशन ऑफ फेल्योर प्लेन टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन विल बी, आपको निकालना है कि इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस का इफेक्टिव एंगल क्या होगा और इंक्लिनेशन ऑफ फेल्योर प्लेन का इंक्लिनेशन क्या होगा। ओके, फेल्योर प्लेन का इंक्लिनेशन क्या होगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ये तो वो है, क्या बोलते हैं उसको, सैंड है ना, मतलब सैंडी सॉइल है, तो इसका सी क्या हो जाएगा 0, सैंडी सॉइल है तो सी इज इक्वल टू 0, सी 0 हो गए। सिग्मा डी दिया हुआ है तो सिग्मा 1 निकाल सकते हैं, सिग्मा डी क्या होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा डी, तो सिग्मा डी की वैल्यू दी हुई है तो आप सिग्मा 1 यहाँ से निकाल लीजिए क्योंकि सिग्मा 3 भी पता है, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3, सिग्मा डी की वैल्यू कितनी है 2, सिग्मा डी मतलब डिविएटर स्टेट और सिग्मा 3 मतलब सेल प्रेशर स्टेट, तो 218 प्लस सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी थी 61, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो यू विल गेट 279 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। और आप ट्राइएक्सियल टेस्ट दिया हुआ है, ये ट्राइएक्सियल टेस्ट है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, दैट इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 रूट एन फाइव, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 जैसे लिखिए 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 है ना, प्लस 2c रूट अंडर या 10 फाइव लिख दो सीधे, मतलब 10 ये क्या हो जाएगा 10
45 प्लस 5/2। तो C0 है तो ये टर्म तो ऐसे 0 हो गया। सिग्मा 1 हो गया आपका 279, सिग्मा 3 है आपका 61, ओके। और 10 स्क्वायर दैट इज़ 45 प्लस 5/2। तो यहाँ से आप 279 डिवाइड बाय 61 इसका कर दीजिए रूट, तो आपको निकल के आ जाएगा यहाँ से 10 45 प्लस 5/2। और इसका जब 10 इनवर्स करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 45 प्लस 5/2। तो डायरेक्टली आप सीधे ही समझिए यहाँ से 5 की वैल्यू निकल के आएगा आपको 40 डिग्री के आसपास, 39 पॉइंट समथिंग आएगा। सो यू विल गेट 40 डिग्री 5 की वैल्यू 40 डिग्री मिल गया। तो आप बीटा यानी इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं। बीटा इक्वल टू क्या होता है 45 प्लस 5/2। तो 45 अब प्लस 40 डिवाइड बाई 2 यानी 40, तो 20, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो देखिए 65 डिग्री और 40 डिग्री, तो डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, थोड़ा इसको मिनिमाइज कर दो। क्वेश्चन नंबर 73, ए स्टील सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ शियर एंड बेंडिंग एक्शन। शियर और बेंडिंग एक्शन का कॉम्बिनेशन है स्टील सेक्शन। द अप्लाइड शियर फोर्स इज वी, अप्लाइड शियर फोर्स क्या है वी है, एंड शियर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन इज वी एस। शियर कैपेसिटी वी एस है, अप्लाइड शियर फोर्स क्या है वी है। फॉर द सेक्शन, फॉर सच सेक्शन हायर शियर फोर्स एज पर IS 800 2007। तो अगर आप कोड देखेंगे तो एज पर IS 800 2007 तो V जो होता है दैट विल बी ग्रेटर देन, यानी V मतलब अप्लाइड शेयर फोर्स इज ग्रेटर देन 0.6 टाइम्स ऑफ VD, 0.6 टाइम्स ऑफ द VD केस ऑफ हायर शेयर फोर्स, इन केस ऑफ हायर शेयर फोर्स। तो जब हायर, देखिए हायर शेयर फोर्स का केस आए तो ये कितना हो जाएगा 0.6 VD से बड़ा होगा, है ना। तो ग्रेटर देन 0.6 ऑफ VD, यहाँ पे VD मतलब VS। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए पाइल 450 mm इन डायमीटर एंड 15 mm लॉन्ग इज ड्रिवन इनटू ए सॉफ्ट क्ले। सॉफ्ट क्ले में इसको ड्राइव किया गया है। द अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल वेरीज लीनियरली विथ डेप्थ सच दैट SU इज इक्वल टू 0.22 सिग्मा जेड दिया हुआ है। डिटरमाइन द अवेलेबल पाइल लोडिंग कैपेसिटी यूजिंग टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड इज 2, गेमा सेट की वैल्यू दी हुई है और ग्राउंड वाटर। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो देखिए इसको यहाँ से करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है 74 में, क्वेश्चन नंबर 74 इसमें दिया क्या क्या है। देखिए लेंथ दिया है 15 मीटर, लेंथ दिया है 15 मीटर, ओके। और क्या दिया, डाया दिया है आपका 450 mm, मतलब मैं इसको 0.45 मीटर लिख सकता हूँ। गेमा सेट की वैल्यू दी हुई है कितनी 70 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ आपको 2, CU की वैल्यू दिया हुआ है 0.22 सिग्मा जेड के रूप में। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.22 सिग्मा जेड आपका कितना है 17। सिग्मा जेड को क्या लिख सकता हूँ गेमा इंटू जेड, तो गेमा की वैल्यू कितनी दी है 0.22 इंटू 17 मल्टीप्लाइड बाई जेड। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 3.74 जेड। आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये इतना निकल के आएगा CU की वैल्यू, ठीक है। अब बच गया दो चीज़ इसमें आता है, एक आता है बेयरिंग, एरिया ऑफ बेयरिंग, तो वो होता है आपका π/4 इंटू जो डी है डी का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेयरिंग यहाँ से निकाल सकते हैं आप, π/4 इंटू 0.45 का स्क्वायर, तो यू विल गेट 0.159। तो एरिया ऑफ बेयरिंग निकल के आ जाएगा। और एक और क्या आता है, एक एरिया ऑफ सरफेस एरिया, वो होता है π/dl। तो पाई इंटू डी की वैल्यू 0.45 इंटू एल आपका है 15 मीटर। तो आप इससे, एक मिनट, चलो यहाँ कर लिया मैं, ठीक है। देखिए तो आपको ये मिलेगा कितना
ये वैल्यू निकल के आ जाएगा पाई इंटू 0.45 इतना 21.05 के आसपास ये ए एस की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसमें क्या करो, फार्मूला पे पुट करो सारे वैल्यू जितने आ चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए क्यू एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू एस इज इक्वल टू दैट इज क्यू एस इंटू ए एस प्लस क्यू बी इंटू ए बी, ऐसे लिखते हैं ना, क्यू बी इंटू ए बी प्लस क्यू एस इंटू ए एस, यही तो होता है बेयरिंग के कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो क्यू बी की वैल्यू क्या होता है, सी एन सी, क्यूबिक वैल्यू क्या होता है सी एन सी इंटू एरिया ऑफ बेयरिंग जो भी आप निकल के लाओगे, तो ए भी हम निकाल चुके हैं पहले, प्लस क्यू एस की वैल्यू क्या होता है अल्फ़ा इंटू सी यू बार, है ना, और ए एस की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। तो डायरेक्ट अब मैं पुट करूँगा, सी की वैल्यू आपको पता है, अल्फ़ा की वैल्यू तो दिया नहीं, सी की वैल्यू आपको पता है, तो 3.74 अभी निकाला था ना हमने, ये देखिए 3.74 जेड। तो आप इसको पुट कर दीजिए 3.74 जेड मल्टीप्लाइड बाय 3.74 जेड मल्टीप्लाइड बाय ये सी यू और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.74 जेड, और जेड आपका मतलब जेड मतलब लेंथ, तो डायरेक्ट मैं पुट कर दूं यहाँ जेड की वैल्यू भी 15 मीटर, है ना, जेड का मतलब लेंथ दैट इज 15 मीटर इंटू एरिया ऑफ बेयरिंग, वो कितना आया था निकल के, बेयरिंग का एरिया 0.159, तो 0.159 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 0.95, ये दिया नहीं है हम एज्यूम कर लेते हैं, है ना, अल्फ़ा की वैल्यू क्ले, सॉफ्ट क्ले के लिए, तो अगर आपको ये पूछे तो ये सॉफ्ट क्ले के लिए होता है। ठीक है, आप ये समझिए सॉफ्ट क्ले के लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थे 0.95, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 0.95 इंटू आपका सी यू की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, वो कितना आया था सी यू बार की वैल्यू 3.74 जेड, तो आप डायरेक्टली उसमें पुट कर दीजिए 3.74 इंटू 15, है ना, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ, ये कितना आया था 21.05 एरिया ऑफ सरफेस एरिया 21.05। तो जब आप दोनों को ऐड करके कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 3 यानी 645 समथिंग, रुकिए मैं आप कैलकुलेट करेंगे तो 645.34 मिलेगा आपको, है ना। तो ये निकलेगा क्या, ये देखिए ये निकलेगा क्यू एस की वैल्यू, यानी अल्टीमेट वैल्यू क्यू एस यू लिख सकते हैं। तो जब सेफ की बात करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, तो क्यू एस सेफ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 645.34 डिवाइडेड बाय 4। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था, देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ मैं लिखा हूँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है देखिए ये 2, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय 2, यानी 2 है फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 322.67 समथिंग इसका निकल के आएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसका देखिए कौन सा है, दैट इज़ 322, यानी एक भी नहीं है, तो ये जो होगा इसको आप मान सकते हैं, या इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा, है ना, इसको आप स्टार में रख सकते हैं, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इनसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन वो है, इसके क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, बट 286 आप मार सकते हैं। टॉर्सन रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन, टॉर्सन रेसिस्टिंग कैपेसिटी होता है जितना आप शियर स्टिरअप बढ़ाएंगे उतनी टॉर्सन रेसिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती है ना। तो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन स्टिरअप्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील और उसके स्टिरअप्स को जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे टॉर्सनल रेसिस्टिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी।
ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, आपको मैं फिर से बता दूँ। सी की वैल्यू तो हमने पुट कर दिया ये 3.75 Z, जबकि एन सी की वैल्यू हम पुट नहीं कर पाए। तो आप यहाँ पे अगर आंसर नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ पे एन सी की वैल्यू 9 पुट करेंगे, है ना, क्योंकि 9 यहाँ पे एन सी की वैल्यू छूट गया था। एन सी की वैल्यू होता है 9, है ना। तो सी एन सी, ओके। तो सी की वैल्यू तो 3.74 Z ये हमने देखा अभी यहाँ से निकाल के, ये देखिए 3.74 Z, तो वो तो मैं पुट कर दूंगा और यहाँ 9 वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर दिए इनकी वैल्यू, देन यू विल गेट 645.34 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो ये था आज के पार्ट 2 यूपीपीएससी के, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछा था, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।